Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल वन इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन टू मिडेवियल वर्ल्ड जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग उसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students. Today we are going to discussing about new topic society and culture. So let's start. Arab philosophy was based on the study of earlier Greek thought. Greek philosophy was cultivated by philosophers who believed in rationality. These philosophers, apart from their philosophical speculation, were also distinguished in studying natural sciences. They practiced astrology and medicine. Their astronomy was based on accurate astronomical observation. In medicine, they not only studied the medical writings of the Greeks carefully, but went much beyond that. Ibn Sina, known to the West as Avicenna, discovered the infectious nature of tuberculosis and described several types of nervous ailments. Al-Razi, known to the West as Rhazes, one of the greatest clinical physicians of the medieval world, discovered the difference between measles and smallpox. Other Arabic physicians also diagnosed cancer of the stomach and prescribed antidotes for cases of poisoning. An interesting feature about the Arab people is that they excelled over all other medieval cultures in the organization of hospitals. There seems to have been at least 34 hospitals located in important cities of Persia, Syria, and Egypt, organized on remarkably modern lines. तो जो अरब का फिलॉसफी था वो किस पे बेस्ड था? अर्लियर ग्रीक थॉट के ऊपर। मीन्स जो अर्लियर ग्रीक का जो विचार था उसके ऊपर अरब का फिलॉसफी विचार बेस्ड था। ये जो ग्रीक फिलॉसफी है उसका कल्टीवेशन जो फिलोसफर्स थे उनके विश्वास के ऊपर टिका हुआ था। ये जो फिलोसफर्स थे उनका क्या था कि इनकी जो दार्शनिक अटकलें, इनका जो दार्शनिक विचार था वो अटकलों से घिरा हुआ था और इसमें ये नेचुरल साइंसेस के बारे में पढ़ते थे और वो ज्योतिष विज्ञान और मेडिसिन के बारे में प्रैक्टिस भी करते थे। उनका जो ज्योतिष विज्ञान है वो एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन मीन्स कि उनका जो भी ज्योतिष विज्ञान था या फिर जो भी उनका खगोलीय संबंध था वो सटीक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। मेडिसिन में सिर्फ मेडिकल राइटिंग्स जो ग्रीक्स लिखते थे उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते थे, बल्कि वो उससे कहीं कुछ ज्यादा आगे स्टडी करते थे। इब्न साइना जिसे हम लोग वेस्ट एविसेना भी बोलते हैं, उसका जो डिस्कवर है वो कब हुआ था? वो उसने बताया गया था कि ये एक इन्फेक्शियस नेचर का बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, और इसे बहुत सारे नर्व से जुड़ी बीमारियों के साथ जोड़ के बताया गया था। एल राजी, जो कि हम लोग उसे वेस्ट एज रेजिस के नाम से भी जानते हैं, वो एक ग्रेटेस्ट क्लिनिकल फिजिशियंस थे मेडिवल वर्ल्ड के, मध्यकालीन दुनिया के, जिन्होंने मिजेल्स और स्मॉल पॉक्स, ये दो अलग अलग बीमारियां हैं, इनके बारे में उन्होंने डिफरेंस को डिस्कवर किया था। किसने किया था? एल राजी ने। और अदर जो अरेबिक फिजिशियन थे उन्होंने कैंसर को डायग्नोज किया, जो कि स्टमक का कैंसर था, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे एंटीडोट्स को प्रिस्क्राइब किया जो भी पॉइजनिंग का केस था उसके ऊपर। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि जो अरब के पीपल के बारे में कि ये क्या करते थे, जो मेडिवल कल्चर्स था, ठीक है, और उनके जो हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन थे उसके ऊपर ये एक्सेल करते थे। मीन्स उनका उसके ऊपर बहुत ज्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन था। और ये देखा जाता है कि वहां पे शायद 34 हॉस्पिटल्स थे। और कौन कौन से सिटीज में थे? तो ये पर्सिया, सीरिया, इजिप्ट, ठीक है। ये आज के मॉडर्न दिनों में ये तीन सिटीज है, पर्सिया, सीरिया एंड इजिप्ट। उन सब शहरों को मिला के वहां पे 34 हॉस्पिटल्स लोकेट किए गए थे। The Arabs also excelled in optics, chemistry, and mathematics.
Physicists founded the science of optics and drew a number of significant conclusions regarding the velocity, transmission, and refraction of light. In chemistry, these people are credited with the discovery of various new substances and compounds like carbonate of soda, alum, saltpeter, nitric, and sulfuric acids, among other things. They were also the first to describe the chemical processes of distillation, filtration, and sublimation. In mathematics, the greatest accomplishment of Arabs was to bring together the geometry of the Greeks and the number system of the Indians. In fact, the use of the Indian number system spread so widely through the Arabs that the West named the Arabic numerals. With a synthesis of all this existing knowledge, the Arabs were able to make great progress in arithmetic, geometry, and trigonometry. These Indian numerals are even now used all over the world. They have not now come to be known as European numerals. तो ये जो अरब्स थे उनका एक बेहतर प्रदर्शन ऑप्टिक्स के क्षेत्र में भी था, केमिस्ट्री के भी क्षेत्र में था और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी था। जो फिजिस्ट थे वो उन्होंने क्या फाउंड किया, साइंस ऑफ ऑप्टिक्स को, और इसमें उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ किए वेलोसिटी के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में, और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसके बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप साइंस के चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से डिटेल्स मिल जाएगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। केमिस्ट्री में ये जो लोग थे उनका क्रेडिट किस चीज में जाता है, तो उन्होंने नए नए सब्सटेंस को डिस्कवर किया था। कुछ कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोनेट ऑफ सोडा, एल्यूम, सॉल्टपीटर, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स, इन सब का उन्होंने डिस्कवर किया था। और ये फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब हुआ था केमिकल प्रोसेस के द्वारा। केमिकल प्रोसेस कौन कौन से थे, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन और सब्लिमेशन। मैथमेटिक्स में उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है अरब्स वालों का, जिससे जो ज्योमेट्री है ग्रीक्स का और जो नंबर सिस्टम है इंडियंस का, इन लोगों का बहुत ही ज्यादा हम लोग में योगदान रहा है। मैथमेटिक्स में नए नए सिस्टम्स को हम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। इनफैक्ट जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो बहुत ही तेजी से फैला अरब्स में, और इससे नाम क्या दिया गया अरब में फैलने के बाद, अरेबिक न्यूमरल्स। और जितने भी नॉलेज एग्जिस्ट करते थे अरब्स में वो सक्षम हो चुके थे कि वो उनका ग्रेट प्रोग्रेस हो चुके अर्थमेटिक के क्षेत्र में, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में। ये जो इंडियन न्यूमरल्स है वो पूरी दुनिया में आज भी यूज किए जाते हैं, आपको ये बात पता होगा। और इन न्यूमरल्स को अभी हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोपियन न्यूमरल्स भी बोलते हैं। इनको यूरोपियन न्यूमरल्स के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नंबर सिस्टम का फिगर दिया हुआ है कि यूरोपियन में किस तरह से यूज होता है, अरेबिक इंडिक में किस तरह से यूज होता है, ईस्टर्न अरेबिक इंडिक, देवनागरी और तमिल में किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है नंबर सिस्टम का। The Arab civilization was also noted for its literature, particularly poetry. The Rubaiyat of Omar Khayyam is an example of poetry that is remembered to this day. Just as in other fields, Arab art also represented a beautiful synthesis of various styles like the Byzantine and the Persian. Architecture was the most important of the Arab arts. Examples of Arab architecture include mosques, palaces, and madrasas. Its principal features were domes, minarets, arches, etc. तो जो अरब का सभ्यता था उसमें हम लोगों ने पार्टिकुलरली लिटरेचर जो पोएट्री से रिलेटेड है उसको हम लोगों ने नोट किया। जो रुबैयत है ओमर खय्यम का एक एग्जाम्पल है पोएट्री का, जिसे आज भी याद किया जाता है। और अदर फील्ड्स भी है जिसके लिए हम लोग अरब सिविलाइजेशन को जानते हैं, जैसे कि अरब आर्ट वो एक रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टाइल को, जैसे कि बाइजेंटाइन और पर्सियन का। जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था अरब आर्ट्स के लिए, जैसे कि अरब आर्किटेक्चर्स में मॉस्क्यूज हो गए, पैलेसेस और मद्रास हो गए, ठीक है, मदरसा सॉरी। और इसका जो प्रिंसिपल फीचर्स है वो क्या क्या था, उन्होंने क्या क्या बनाए थे, गुम्बद बनाए थे, मीनार बनाए थे और वृत्तखंड आर्चेस को बनाया था। In short, it may be said that a time when the West was lagging far behind, Arab civilization was at its peak intellectually and artistically. The establishment of a vast empire brought the Arabs into contact with diverse cultures such as Arab, Persian, Turkish, Indian, and African.
With these diverse elements, it created a splendid society, leaving behind a legacy of discoveries and achievements. तो शॉर्ट टर्म में हम लोग समझे तो हम लोग क्या समझेंगे कि जो वेस्ट है वो बहुत पीछे था, जबकि जो अरब का सभ्यता था वो अपनी चरम सीमा पे पहुंचा हुआ था, बौद्धिक रूप से और कलात्मक रूप से। ये जो स्टैब्लिशमेंट था इस एम्पायर का, अरब के एम्पायर का, उसमें बहुत सारे कल्चर्स का डाइवर्जन था, जैसे कि अरब, पर्सियन, टर्किश, इंडियन और अफ्रीकन। ठीक है, और इस डाइवर्स एलिमेंट्स की वजह से इसने अपने सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप से डिस्कवर किया था, और साथ में इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स को गेन भी किया था। मेडिवल इंडियन सिविलाइजेशन, अब हम लोग देखेंगे कि जो मध्यकालीन में जो भारत का सभ्यता था वो कैसा था। In the previous lesson, we have read about the Gupta Empire. After the reign of King Harshvardhana, began a prolonged period of political decentralization between the 8th and 10th centuries, during which several kingdoms struggled for supremacy. In northern India, the three major kingdoms were those of the Palas, the Pratiharas, and the Rashtrakutas. Smaller kingdoms or principalities were established by the Rajput dynasties of the Chauhanas, Paramaras, Gadwalas, etc. In the south, it was the Chol dynasty that had control over most of the peninsular part of the country. This situation of fragmentation of political authority was greatly favorable for an invader like Mahmud of Ghazni after several successful conquests in western and central Asia. Mahmud turned toward India. His Indian conquest began in 1000 AD, after which he made repeated invasions over Punjab as far as Kashmir and eastern Rajasthan, and then into the fertile area of the Gangetic Plains. However, Mahmud was not interested in establishing his rule over this country. तो हम लोग यहाँ पे मध्यकालीन भारत की सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले के लेसन में गुप्ता साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि जो राजा हर्षवर्धन थे उनके रेन के बाद बहुत ही लंबा समय चला जब वहां पे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। किसके किसके बीच में? 8 और 10 सेंचुरी के बीच में। और इस दौरान बहुत सारे जो राज्य थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपने पावर को सुप्रीम बताने के लिए, मतलब उनका जो पावर है वो सबसे बड़ा है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। नॉर्दर्न इंडिया में 3 मुख्य साम्राज्य निकल के आए, वो थे पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। और कुछ स्मॉलर किंगडम भी थे और प्रिंसिपैलिटीज जो भी एस्टेब्लिश हुए थे राजपूत डायनेस्टी में, चौहान के, परमार और गढ़वाल के। साउथ में जो चोल डायनेस्टी था उसने कंट्रोल किया हुआ था पेनिनसुलर पार्ट का ज्यादातर हिस्सा देश में। और इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी था उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसका टूटने लगा, और वो किसके फेवर में चला गया? जो बाहर से हमलावर आए थे महमूद गजनी, उनके फेवर में। और बहुत सारे सफल युद्ध के बाद सफलता जब मिली तो जो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया था उसमें जो महमूद थे उसने क्या किया? इंडिया के ऊपर अपना रुख किया और उन्होंने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट कर लिया 1000 एडी में। और इसके बाद लगातार इन्वेजन होते रहे, हमले होते रहे पंजाब में, फिर कश्मीर में, ईस्टर्न राजस्थान में, और जो गंगेटिक प्लेन्स का जो फर्टाइल एरिया वहां पे भी। लेकिन जो महमूद थे वो अब इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो अपना कंट्री के ऊपर रूल को स्टैब्लिश करेंगे, बट वो यहाँ पे सिर्फ क्या करने आए थे? लूटने आए थे, हम लोगों को वो लूट के ही गए थे महमूद गजनी। Political events. Mahmud's invasions were followed by the coming of the Turks. The Turks established their rule over most of northern India by the 13th century. The Turkish rulers were known as sultans and ruled from their capital at Delhi. Their empire is thus called the Delhi Sultanate. Its most powerful dynasties were those of the Khaljis and the Tughlaqs. Most of these rulers had to face the threat of invasions by the Mongols. Meanwhile, in the south, the two powerful kingdoms of Vijayanagar and Bahmani were constantly competing with each other for political supremacy.
The coming of the Mughals in early 16th century marked a new era in Indian history. Politically, it saw the consolidation of an all-India empire on a scale that had not been witnessed in India for a long time. Socially and culturally, this was a period of fusion of various traditions. Out of this fusion was born a unique tradition which could be seen in the social life, religious practices, and beliefs, and in the various arts. It was based on mutual acceptance and a harmonious coexistence. तो जो महमूद थे उन्होंने इन्वेजन किया था हम लोग के ऊपर और इसके बाद बहुत सारे लोग आए थे हम लोग पे हमला करने के लिए। महमूद के बाद कौन आए थे? टर्क्स आए थे और ये टर्क्स थे उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया का जो ज्यादातर पार्ट था 13th सेंचुरी में उस पे उन्होंने अपना रूल को स्टैब्लिश कर दिया। ये जो टर्किश रूलर्स थे उन्हें सुल्तान्स बोला जाता था और इनका कैपिटल दिल्ली था और वो वहां से रूल करते थे, वहां से शासन करते थे। उनका जो साम्राज्य था उसे दिल्ली सल्तनत बोला गया और इनका जो भी वंशज थे, डायनेस्टीज था इनका, खलजी वंशज और तुगलक, ये ज्यादा ताकतवर थे। और इनसे जो ज्यादातर रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे खतरों को फेस किया। कैसा खतरा? तो जो मंगोल्स थे उनके द्वारा हमले का खतरा। उसी टाइम जो साउथ थे वहां पे दो ताकतवर साम्राज्य थे, विजयनगर और बहमानी, और वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे अपने पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए। और ये जो मुगल्स थे वो इंडियन हिस्ट्री में वो कब आए थे? तो 16th सेंचुरी में। और मुगल्स के आने के बाद एक नए एरा का शुरुआत हुआ। पॉलिटिकली इसमें देखा गया कि जो इंडिया के एम्पायर थे वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाए थे, और सोशली और कल्चरली भी ये जो पीरियड था उसमें फ्यूजन था बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस का। हम लोग का खुद का ट्रेडिशन था, फिर जो बाहर से जो इन्वेडर आए थे हम लोग पे इन्वेजन किए, तो उनका भी कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस रहा होगा। तो उन ट्रेडिशंस को और हमारे जो ट्रेडिशंस थे उनमें फ्यूजन हुआ। तो इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि एक नए एरा का शुरुआत हुआ, न्यू एरा का। और ये जो फ्यूजन था वो उससे एक यूनिक ट्रेडिशन का जन्म हुआ, जिससे सोशल लाइफ, रिलीजियस प्रैक्टिस और जो बिलीफ्स था और बहुत सारे अलग अलग आर्ट्स, इन सब में चेंजेस आए। और इसमें म्यूचुअल एक्सेप्टेंस था और इसका जो एग्जिस्टेंस था वो हारमोनियस था, ठीक है, खुशहाली पूर्वक। पैरेलल टू द सेंट्रलाइज्ड empires such as the Delhi Sultanate and the Mughal Empire, there flourished several smaller regional and provincial independent ruling dynasties. Some of these were the Ilyas, Shahi, and Hussain Shahi dynasties of Bengal, the Ahoms of Assam, the Gajapati dynasty of Odisha, the dynasties of Mewar and Marwan in Rajasthan, and the Sharki dynasty of Jaunpur. The reign of these independent regional dynasties witnessed the growth of strong and flourishing regional and sub-regional languages, literature, and cultures. तो इन सब के अलावा जो सेंट्रलाइज्ड एम्पायर थे जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, उनका निखरा हुआ रूप छोटे छोटे क्षेत्र में जैसे कि प्रांत में और आया निखर के, वो मतलब कि फ्लरिश किए। और उनका जो इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टीज है वो भी फ्लरिश कर रहे थे उस टाइम। और कुछ इसमें से थे इलियास शाही और हुसैन शाही जो कि बंगाल के डायनेस्टीज रहे इसमें से, और अहोम्स ऑफ असम, गजपति डायनेस्टी ओडिशा का, और जो डायनेस्टी है मेवाड़ का, मारवाड़ राजस्थान का है, और शर्की डायनेस्टी जौनपुर का है, ठीक है। ये जो राइन थे वो इंडिपेंडेंट थे, रीजनल डायनेस्टी था इनका, मीन्स एक क्षेत्र के ऊपर इनका अधिकार था। इसमें बहुत सारे रीजन जो थे और सब रीजन लैंग्वेज उभर के आए, जैसे कि उन लिटरेचर और कल्चर्स भी इनका अपना अपना फ्लरिश करने लगा। Political institutions. The coming of the Turks and the Mughals brought a new ideas of sovereignty and governance. In the first place, kingship itself had no clear-cut legitimate place in the Islamic conception of polity, which was based on the notion of a community of equals. Initially, power was shared between the Sultan and the powerful Turkish chiefs or nobles. But the reign of Balban saw an elevation of the position of the Sultan, so much so that he assumed absolute power in all matters of state and governance. The power of the Turkish nobility was considerably downsized. The Mughals established the power and prestige of the king at an unprecedented level. तो हम लोग देखेंगे कि जब तुर्क्स और मुगल्स आए तो उन्होंने नए नए आइडियाज लाए संप्रभुता के और गवर्नेंस के। फर्स्ट प्लेस पे जो किंगशिप था
वो उसका कोई भी क्लियर कट लेजिटिमेट नहीं था, जगह नहीं था। और जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, तो उसमें जो भी उसके क्वालिटी थे वो किस पे बेस्ड है, कि जो भी लोग हैं उनका जो भी कम्युनिटी है वो इक्वल होगा। इनिशियली जो पावर था वो सुल्तान और पावरफुल टर्की के जो चीफ्स थे और जो नोबल्स थे उनके बीच में शेयर किया गया, बांटा गया। लेकिन जैसे ही बलबन का राइन हुआ तो उसमें देखा गया कि सुल्तान की पावर को एलिमिनेट किया गया, उनका एलिवेशन हो गया। और ये माना गया कि जो एब्सोल्यूट पावर है जितने भी मैटर्स और स्टेट और गवर्नेंस का, वो उनको से क्या हुआ कि उनको उससे डाउनफॉल करवा दिया गया। और ये जो पावर थे तर्किस का, नोबिलिटी का, उनका तो डाउनसाइज हो गया था। और जो मुगल्स थे उन्होंने क्या किया, अपने पावर और राजा की प्रेस्टीज को अभूतपूर्व बढ़ा दिया। मीन्स जैसा उनका जो पावर था वो पहले नहीं था, वो आगे जो मुगल्स थे वो अपने राजा के पावर को बढ़ा देते हैं। The sultans of Delhi and the Mughal emperors made some innovations in the administrative system. The Mughal emperor came to be regarded as the emperor of India. In the Delhi Sultanate, military commanders were assigned territorial units known as iktas. These territories were transferable. The assignees of these iktas were not given ownership of the land but only control over the revenues collected from them. This revenue was to be used by the iktadar, that is, the assignee, to meet his own requirements as well as for the maintenance of his troops. He would then be expected to provide military support with these troops whenever called upon by the emperor to do so. However, the pre-existing structure of control over land and the hierarchy in the landed system of the village continued largely undisturbed. तो ये जो सुल्तान थे दिल्ली के और जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने कुछ इनोवेशंस किए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेकर। ये जो मुगल एम्परर थे उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने खुद को रिगार्ड किया कि वो इंडिया के एम्परर है, मीन्स भारत के वो सम्राट है। दिल्ली जो सल्तनत थे उनका जो मिलिट्री कमांडर्स था उन्हें बताया गया कि वो ट्रस्टियल यूनिट है जिसे इक्तास के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इक्तास कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसमें बोल सकते हो कि जो दिल्ली के सल्तनत थे उनका जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्हें असाइन किया गया था ट्रस्टियल यूनिट्स के बेसिस पे, और इन्हें हम लोग इक्तास के नाम से जानते हो। और एक इक्तादर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इनका जो ट्रेट्रस था वो ट्रांसफरेबल था। और ये जो अजाइनी थे इक्तास, उनको ऑनरशिप नहीं दिया गया था लैंड का कि वो मालिक होंगे, लेकिन वो रेवेन्यूज के ऊपर कंट्रोल करते थे और वो उन रेवेन्यूज को कलेक्ट करते थे। और ये जो रेवेन्यू है वो इक्तादर के द्वारा यूज किया जाता था। ठीक है, जो कि अजाइनी थे और इनका खुद का जो रिक्वायरमेंट था और जो मेंटेनेंस था उनके जो सैनिक थे उनका। ठीक है, और साथ में वो एक्सपेक्ट क्या करते थे कि वो जो मिलिट्री सपोर्ट है और जो उनका ट्रुप्स है, जब भी कोई राजा उसको बुलाएगा तो वो प्रोवाइड करवाएंगे इक्तादर। ठीक है, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, जो लैंड के ऊपर कंट्रोल था, जो हियरार्की लैंडेड सिस्टम था गांव का, वो हमेशा कंटिन्यू रहा, वो अनडिस्टर्ब रहा, मीन्स उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचाया गया। The Mughal system was more penetrative with control over the revenue and landed network going much deeper right to the village level. The Mughals appointed Mansabdars who performed military and civil duties. The Mansabs were actually ranks of position which was fixed according to the position of the officers in Mughal bureaucracy and the military contingents under their command. These Mansabdars were mostly paid through land assignments called Jagis, which were frequently transferable. These were similar to iktas, with the different that while iktas combined administrative charge, Jagis did not. The Mughal system was crucially dependent on the smooth functioning of Mansabdari and Jagirdari systems. ये जो मुगल सिस्टम था वो ज्यादा पेनिट्रेटिव था, इसमें जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन होगा उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। और जो लैंडेड नेटवर्क था वो भी गांव के लेवल पे बहुत गहराई में था। और ये जो मुगल्स थे वो मनसबदार को अपॉइंट करते थे, और जो मनसबदार थे वो क्या करते थे, वो मिलिट्री और सिविल ड्यूटीज को परफॉर्म करते थे। ये जो मनसब थे वो एक्चुअली किस चीज का पोजीशन इनको मिला हुआ था कि वो अपने पोजीशन के अनुसार अपने ऑफिसर्स को मुगल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री कंटाइनमेंट्स के अंदर कमांड देंगे। और ये जो मनसबदार थे वो मोस्टली पेड थे। लैंड असाइनमेंट्स के द्वारा इन्हें जागीर्स बोला जाता था, जो कि
फ्रिक्वेंटली ट्रांसफरेबल थे, इनको ट्रांसफर किया जाता था। और इक्तास के सिमिलर क्या था कि जो ये डिफरेंस था, इक्तास में उन्होंने कंबाइन किया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज को, जागीर के पास ये चीज नहीं था। जो मिगो सिस्टम था वो किस पे डिपेंडेंट था कि मनसबदारी और जो जागीरदारी सिस्टम है, अगर उसका स्मूथ फंक्शनिंग होता है तो उसके ऊपर मुगल सिस्टम का डिपेंडेंट था। आपके एग्जाम में मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम्स भी आ सकता है। इकोनॉमी, जो ये टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।